जो बोलते हैं पहाड़ में हम पैर से ही नाप लो इस जिले को, तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं संपूर्ण जिला अगले 1 साल में अपने कदमों से ही नाप लूँ। ट्रैकिंग का हमने सुना है आपको काफ़ी शौक है और उसका आते ही उदाहरण हमको दिख गया था कि आप सीधे केदारनाथ धाम पहुँच गए थे पैदल ही। यात्रा कैसे अच्छे से अच्छे हम उसको कर पाएँ, चाहे पैदल यात्री हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट हो इसको और इसको कैसे बेहतर किया जाए और एक्सपीरियंस जो है मतलब दर्शन का उसको कैसे बेहतर किया जाए, ये मेरी मुख्य प्रायोरिटी रही। जितना मोटिवेट मेरी अपनी फ़ोर्स रहेगी, उतना ही वो अच्छी तरीके से पब्लिक के लिए भी सर्विस दे पाएगी। एसपी ट्रैफिक का आप कार्यभार निभा चुके हैं, पुलिस अधीक्षक बागेश्वर का कार्यभार आप निभा चुके हैं। रुद्रप्रयाग जनपद की अगर मैं बात करूं, अभी ओवरऑल किस तरीके से देखते हैं? हालांकि यहाँ पे सड़कें सीमित हैं। रुद्रप्रयाग शहर से लेके मंदिर में हर मिनट में कितने दर्शन होते हैं वहाँ तक का होगा, कितनी पार्किंग कैपेसिटी है, किस तरीके से हम इसको स्पीडली मूव कर सकते हैं, इसी पे इसका क्रक्स रहेगा। और कि पूरे मोटर मार्ग पे और पैदल मार्ग पे बड़े चैलेंज कहाँ हैं? और हम सड़कों पे भी देखें, धाम में भी देखें, बहुत तीर्थयात्री आ रहे हैं। कोई अभी तक प्लान तैयार किया है कि किस तरीके से हम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाएंगे? क्या लगता है आपको जो हमारे पास इस समय मैन फोर्स है या संसाधन हैं वो पर्याप्त हैं या कुछ और मंगाने की आवश्यकता है? शराब हो या अन्य जो ड्रग्स हैं, ये आज की समाज में एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है, समाज के लिए भी और पुलिस के लिए भी। इससे निपटने को लेकर के क्या कुछ तैयारियां रहेंगी? देश विदेशों के तीर्थयात्री यहाँ पे आते हैं, कई बार उनके साथ चाहे हेली टिकटिंग का हो या फिर पंजीकरण के नाम पे हो, फ्रॉड हो जाते हैं, उसको लेकर के क्या रणनीति रहेगी? नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। रुद्रप्रयाग जनपद को नए पुलिस अधीक्षक मिल गए हैं। अक्षय प्रहलाद कोंडे साहब इस समय बैठे हुए हैं यहाँ, उनके साथ मैं बातचीत करूँगा। सर, पहले तो रुद्रप्रयाग जनपद में आपका स्वागत है और क्या कुछ प्रायोरिटी रहेंगी? सबसे पहले तो यही सवाल होता है। यहाँ मेनली रुद्रप्रयाग है, ये सबसे मतलब दुनिया में फेमस है बाबा केदारनाथ के मंदिर के लिए और मेरी प्रायोरिटी भी बाबा केदारनाथ की यात्रा ही रहेगी। यात्रा कैसे अच्छे से अच्छे हम उसको कर पाएँ, चाहे पैदल यात्री हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट हो इसको और इसको कैसे बेहतर किया जाए और एक्सपीरियंस जो है मतलब दर्शन का उसको कैसे बेहतर किया जाए, ये मेरी मुख्य प्रायोरिटी रही। इसके साथ ही जब यात्रा या हम बोलेंगे ऑफ सीजन रहती है या कपाट बंद होते हैं, तो पहाड़ में एक नई प्रायोरिटी हमारे लिए या उत्तराखंड पुलिस के लिए बन चुकी है, वो है महिला रिलेटेड जितने भी अपराध है, डोमेस्टिक वायलेंस हो या अन्य जितने अपराध महिलाओं को लेके है, तो उनको उनके अंडर रिपोर्टिंग है, उनको ढूँढना और किस तरीके से हम पुलिस की तरफ से चाहे वो एफआईआर रजिस्ट्रेशन हो या अवेयरनेस हो या अन्य तरीके हो, कैसे हम उसको और बेहतर करें और कम से कम इसको करें या ख़त्म ही करना हमारा मुख्य चैलेंज रहेगा। तीसरी मेरी प्रायोरिटी रहेगी, जो मेरी हमेशा से ही प्रायोरिटी रही है कि हमारे पुलिस का वेलफेयर हो, मतलब उनका रहने का हो या यात्रा रूट पे बेसिकली मैंने खुद भी एक पैदल मार्ग का भ्रमण किया, तो स्थिति चूँकि ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस भी है, स्पेस के भी कंस्ट्रेंट्स है, तो स्थिति है, पर उसमें कहीं न कहीं अब तक भी कुछ ना कुछ चीज़ें बेहतर होती गई है और मेरे कार्यकाल में मेरा भी ये एम रहेगा कि उसको और बेहतर करें। जितना मोटिवेट मेरी अपनी फ़ोर्स रहेगी, उतना ही वो अच्छी तरीके से पब्लिक के लिए भी सर्विस दे पाएगी। सर, तजुर्बा आपके पास काफ़ी है। देहरादून एसपी ट्रैफिक का आप कार्यभार निभा चुके हैं, पुलिस अधीक्षक बागेश्वर का कार्यभार आप निभा चुके हैं। रुद्रप्रयाग जनपद की अगर मैं बात करूं, अभी ओवरऑल किस तरीके से देखते हैं? हालांकि यहाँ पे सड़कें सीमित हैं। बेसिकली रुद्रप्रयाग में जो मेरे पुराने एक्सपीरियंस का अगर मैं यूज़ करूँ, तो देहरादून ट्रैफ़िक का मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मुझे मदद मिलेगी, क्योंकि मेन जो समस्या हमारी रुद्रप्रयाग शहर की हो या हमारा जो मेन रूट है सोनप्रयाग गौरीकुंड का, ये ट्रैफ़िक की समस्या है। तो इस समस्या को किस तरीके से अलग-अलग रोडों का यूज़ करके, अलग-अलग कैपेसिटी पे जो हमारे डायरेक्टर ट्रैफ़िक ने भी आदेश दिए कि एक साइंटिफ़िक इवैल्यूएशन हो और ये इवैल्यूएशन रुद्रप्रयाग शहर से लेके मंदिर में हर मिनट में कितने दर्शन होते हैं वहाँ तक का होगा, कितनी पार्किंग कैपेसिटी है, किस तरीके से हम इसको स्पीडली मूव कर सकते हैं, इसी पे इसका क्रक्स रहेगा और मेरा भी पूरा भरोसा है कि एक अच्छे स्टडीज़ के साथ, एक वैज्ञानिक अप्रोच के साथ
हम इसमें ज़रूर कामयाब होंगे। सर ट्रैकिंग का हमने सुना है आपको काफ़ी शौक है और उसका आते ही उदाहरण हमको दिख गया था कि आप सीधे केदारनाथ धाम पहुँच गए थे पैदल ही। किस तरीके की हैं वहाँ व्यवस्थाएँ, किस तरीके का है रास्ता जो आपने अभी तक समझा है? हाँ, ये बात ज़रूर है, मैं ट्रैकिंग खूब करता हूँ, पैदल खूब चलता हूँ और जो केदारनाथ बाबा का जो मेन ट्रैक है, ये बेसिकली ज्योग्राफिकली बहुत चैलेंजिंग ट्रैक है, क्योंकि रास्ता थोड़ा ख़राब है, इसका कारण भी जो 1 डेढ़ महीने पहले जो हुँ। बड़ी आपदा आई, पर जिस स्पीड से काम चल रहा है, जिस स्पीड से वो चल रहा है, तो मुझे लगता है जो अक्टूबर में हमारा सीज़न आएगा या अगले साल का मेन सीज़न आएगा, तब तक वो पुराने स्थिति में आ जाएगा। बाकी मेरा अपना ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस के बेस पे मैंने ऑलरेडी केदारनाथ जाने के लिए जो अलग-अलग 3-4 रोड है उनको चिन्हित किया है और मैं खुद अगले 1 डेढ़ 2 महीने में उन तीनों चारों रोड पे ट्रैकिंग कर रहा हूँ और मणिमहेश्वर वगैरह जैसे अलग जगह है पर उतनी ही सुंदर जगह है, हुँ। उनमें भी मैं अभी अगले हफ्ते में जाने की सोच रहा हूँ। तो एक सुंदर जिला है और इसका मैं समझता हूँ कि हम तो ट्रैफिक की बात करते हैं पर इस जिले का आनंद ही आप जितना पैदल चलोगे उससे है और या इस जिले की बात करूँ या मैं पूरे ही उत्तराखंड की पहाड़ी क्षेत्र की बात करूँ, तो जो लोगों से मिलना हो या घरों के बारे में जानना हो, गाँव के बारे में जानना है, तो चल-चल के जितना आपको नॉलेज मिलेगा या जितना लोगों से कनेक्ट करोगे, वो किसी और तरीके से नहीं हो सकता है और मेरा यहाँ भी वही प्रायोरिटी रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो बोलते हैं पहाड़ में हम पैर से ही नाप लूँ इस जिले हुँ, को, हुँ। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं संपूर्ण जिला अगले 1 साल में अपने कदमों से ही नाप लूँ। सर जैसे कि रुद्रप्रयाग गौरीकुंड एनएच हमारे पास है और गौरीकुंड से केदारनाथ पैदल रूट हमारे पास है। अगर मैं मोटर मार्ग और पैदल मार्ग के बड़े चैलेंजों के रूप में देखूं तो आपको क्या लगता है कि पूरे मोटर मार्ग पे और पैदल मार्ग पे बड़े चैलेंज कहाँ हैं? बेसिकली बड़ा चैलेंज किस कारण से है ये मैं बताना चाहूँगा तो वो आपदा है, हुँ, जो हमारे अपने या किसी भी व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं है। और कहाँ एक लोकेशन की बात करूँ मैं तो इससे अच्छा तो ये मतलब पूरा रोड ही चैलेंज है। हुँ, हो सकता है कि अभी गौरीकुंड और सोनप्रयाग के बीच में जहाँ आप कैमरे में भी देख सकते हुँ, हैं, जहाँ एक हुँ। पर्टिकुलर पैच गिरा है वो आज की डेट में चैलेंज है। जी, जी। पर मुझे पूरा भरोसा है अगले 6 महीने में वो चैलेंज हट जाएगा और कहीं वहाँ से 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर आगे-पीछे या भीम वैली अगर हट जाता है तो इलिंचोली शुरू हो जाता है। तो ये हिमालयन ज्योग्राफी या टेरेन ही ऐसा है हुँ, कि इसमें चैलेंजेस आते रहेंगे। हुँ, जैसे आज की डेट में आप देखेंगे तो रामपुर एरिया में जो रास्ता काफ़ी अच्छा था वो एकदम से ही सिंक हो चुका है। हुँ। तो वो रिपेयर हो जाएगा तब तक शायद कहीं और कुछ हो जाएगा। तो ये कंप्लीट ज्योग्राफी का ही इश्यू है और जिस तरीके से प्रशासन वहाँ काम करता है या पीडब्ल्यूडी, एनएच करते हैं तो मुझे तो बहुत खुशी हुई पिछले 8-10 दिन में बहुत कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। क्योंकि चैलेंजेस इतने हैं तो वो एफर्ट इतने ग्राउंड पे दिखते नहीं, पर जिस स्पीड से काम किया जाता है उसमें तो मैं खुद संतुष्ट हूँ। और पुलिस के लिए भी वो चैलेंज रहता है जब इस तरीके का अगर वो केदारनाथ तक ही अगर 4 लेन हाईवे बन जाएगा तो मुझे नहीं लगता पुलिस के लिए कोई चैलेंज बनेगा। तो हमारा अपना चैलेंज भी वही है कि इन जो नेचुरल आपदाओं के कारण या किसी भी अन्य कारण से अगर रोड खराबे है, वन वे चलाने पड़ने हैं, तो यही हमारे लिए चैलेंज है। तो उसको देखते हुए हम एक स्ट्रैटेजी बनाएँगे अगले महीने के लिए भी जो अभी भी इम्प्लीमेंटेड है और अगले साल के लिए। सर इसी बात पे मैं आ रहा था क्योंकि अभी जनपद में आए हुए आपको कुछ दिन ही हुए हैं मगर तजुर्बा आपके पास एक लंबा है जो हमारी यात्रा है मानसून काल के पश्चात वो काफ़ी तेज़ी से चलने लग गई है अगर हम सड़कों पे भी देखें धाम में भी देखें बहुत तीर्थयात्री आ रहे हैं कोई अभी तक प्लान तैयार किया है कि किस तरीके से हम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाएंगे? बिल्कुल हमारे लिए सुरक्षा सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। हमें हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा भी बताया गया है क्योंकि जब भी अगर कोई घटना होती है, अगर हम यात्रा को रोकते हैं 12 घंटे, 16 घंटे, उसका इम्पैक्ट उतना नहीं है। अगर किसी की अगर कैज़ुअल्टी हो जाती है, तो वो हमारे लिए भी बहुत दुःख की बात हो जाती है। धाम के लिए भी दुःख की बात है। उत्तराखंड का एक इम्प्रेशन जो है, वो भी खराब हो जाता है। तो सेफ्टी सुगमता से ज़्यादा हमने सुरक्षा रखा हुआ है और प्लान की बात करें तो जो टाइमिंग्स को लेके इश्यू थे वो हमने लोकल्स लोगों के स्टेक होल्डर के साथ बैठ के सनसेट के बाद अभी हम कुछ-कुछ पैचेस में यात्रा रोक रहे हैं और उसमें भी अगर एक कैपेसिटी निर्धारित करना शुरू कर दिया क्योंकि मैं भी चीज़ें समझ ही रहा हूँ पर जहाँ अकोमोडेशन हमारा पूरा वो है कि जहाँ जितना अकोमोडेशन है उतने ही यात्री रखे जाए ताकि यात्रियों को कोई ओवर कैपेसिटी ना हो और साथ ही अगर यात्रा हो रही है तो हम भी चाह रहे हैं कि किसी एक क्षेत्र में वो लिमिट ना रहते हुए संपूर्ण जिले में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इसको
फायदा शब्द तो सही नहीं रहेगा, पर कहीं न कहीं संपूर्ण जिला अगर इसका प्रेशर झेल रहा है तो उसमें जो यात्रा से निकलने वाली जो मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ है, बाकी अपॉर्च्युनिटी वो सारे जिलों को मिले, इसके लिए हमारी प्लान चल रहे हैं। तो जैसे आपने बताया, तो हमने अभी एक कार्य करना शुरू किया है। 5000 यात्री, 10,000 यात्री, 15,000 यात्री, ऐसे 40,000 यात्री अभी तक जो हाईएस्ट हुए हमारे पास। उस हर 5-5 हज़ार लेवल पे हम लोग एक योजना बना रहे हैं, और उस योजना में फिर हर योजना या हर नंबर पे कैसे कार्य किया जाएगा, क्या ट्रैफिक अरेंजमेंट रहेगा, वो अभी अंडर कंसिडरेशन है, और मुझे पूरा भरोसा है विद इन अ वीक हम उसको पूरा कर लेंगे और वो अक्टूबर में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। सर, हर वर्किंग प्लान बन जाता है मगर उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए मैन फोर्स की आवश्यकता होती है। क्या लगता है आपको, जो हमारे पास इस समय मैन फोर्स है या संसाधन हैं, वो पर्याप्त हैं या कुछ और मंगाने की आवश्यकता है? नहीं, मैं सोचता हूँ यात्रा सीज़न में हमेशा ही ऐसे होता है कि रुद्रप्रयाग में एक लिमिटेड मैन फ़ोर्स है, और जब भी यात्रा सीज़न होता है, एक एडिशनल जो पुलिस का बल है, वो हमें दिया जाता है। इस बार भी हमें वो आवंटित हुआ है, और लोग धीरे-धीरे जैसे यात्रा बढ़ रही है, वैसे-वैसे लोग आ रहे हैं। तो अब तक जो डेटा मेरे पास है, उसमें तो मैं संतुष्ट हूँ कि मेरे पास इनफ लोग हैं। अब मेरा अपना भी कार्य है कि उनको कैसे हम मोटिवेट करें, कैसे उनको फैसिलिटीज़ दें, ताकि वो जो काम 8 घंटे 10 घंटे कर रहा है वो ज़्यादा खुशी-खुशी से करे। वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और मेरा भरोसा उसी पे है, और मैं उसी में बिलीव करता हूँ। सर, जिस सवाल को मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप पहले ही उसका जवाब दे रहे हैं। ये वास्तव में एक इत्तेफ़ाकी मैं कहूँगा। मैं इसी बात पे आ रहा था कि क्योंकि हमारी भगवान केदारनाथ जी की यात्रा हो, मद्महेश्वर जी की यात्रा हो, तुंगनाथ जी की यात्रा हो, जो हमारे अधिकारी हैं, जो हमारे जवान हैं, दिन-रात तत्परता के साथ काम करते हैं। उनकी अगर सुख-सुविधाओं को लेकर हम बात करें, तो क्या कुछ रहेगा, उसको लेकर के कुछ खाका तैयार है? बेसिकली मैं मानता हूँ कि जो आदमी फील्ड पे है, जो खुद वो चीज़ें सारी देख रहा है, वही अच्छे पोज़ीशन में बताने के लिए। तो मेरी तरफ से जब मैंने अभी ये पैदल का भ्रमण किया या अलग-अलग थानों में मिल रहा हूँ, एक चीज़ मैंने अपने तरफ से क्लियर की कि फील्ड मेरे लिए प्रायोरिटी है। मेरा अपना ऑफ़िस या कहीं कोई शाखा है, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट है फील्ड और मेरा थाना और चौकी। तो उनको मेरी तरफ से बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, आपको जो-जो चीज़ें चाहिए वो हम देंगे। हुँ। तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छे पोज़ीशन में है बताने के लिए। दूसरा, मेरा अपनी कुछ प्रायोरिटियाँ ताकि मैं सोच रहा हूँ कि जितना हमारा पैदल रूट है, हम बहुत बार होता है कि जो एडिशनल फ़ोर्स आती है हमें, हम किसी होटलों में या किसी धर्मशालाओं को रिक्वेस्ट करके वहाँ रुकाते हैं, वहाँ कोई फैसिलिटीज़ होगी, नहीं होगी। तो मेरा अपना एक टारगेट है कि अगले 1 साल में मैं पर्याप्त, मतलब 700 से 800 पुलिस बल रुक जाए, उतनी रहने की क्षमता विकसित करूँ। तो मैंने अपने लेवल पे होमवर्क शुरू किया है, उसके लिए बेसिकली रिसोर्सेज़ चाहिए, जो हमें पीएचक्यू से आएँगे, कुछ जिला प्रशासन से आएँगे, कुछ शासन से आएँगे, कुछ हम सीएसआर के थ्रू रेज़ करेंगे। तो मैंने सब जगह बात कर ली, और मुझे सारी जगहों से बहुत पॉज़िटिव रिस्पॉन्स आया। तो मेरा अपना टारगेट है कि लगभग 800 लोगों की रहने की क्षमता विथ फैसिलिटीज़, गर्म पानी हो, मेस हो, कपड़े धोने के लिए वगैरह जगह हो, कुछ एंटरटेनमेंट के साधन हो। तो लगभग 800 का मेरा टारगेट है। अब देखा जाएगा जैसे आगे होगा। अब अक्टूबर के बाद ही हम उस पे इम्प्लीमेंटेशन पे काम करेंगे। सब शराब हो या अन्य जो ड्रग्स हैं, ये आज की समाज में एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है, समाज के लिए भी और पुलिस के लिए भी। इससे निपटने को लेकर के क्या कुछ तैयारियाँ रहेंगी? ये बात आपने सही बताई कि शराब की बड़ी समस्या है, जो मैंने मेरी प्रायोरिटी में बताई थी कि महिला अपराध को लेके हमें कुछ काम करना है। तो महिला अपराध का भी एक मुख्य कारण शराब ही है, और अपराध भी ना हो, पर किसी व्यक्ति के शराब पीने से जो परिवार में हालत होती है, मेनली लोअर इनकम क्लास में, वो कहीं न कहीं अपराध भी ना हो, फिर भी एक उस पर्टिकुलर फैमिली पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट करता है, और स्पेशली हमारा धाम है। और ये बात मतलब एक सब लोग जानते हैं, थोड़े-थोड़े केसेस भी होते रहते हैं। धाम का भी अपना एक पवित्र नहीं रखा जा रहा है। तो अब हम स्टेक होल्डर से मीटिंग करके धाम के कुछ क्षेत्र में मैं मतलब एकदम स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, जहाँ हम शराब या जो मशीनों से लिकर-वुकर का कंज़म्पशन चेक किया जाता है, वो टीम भी मैं धाम में बनाने जा रहा हूँ। तो इसमें भी एक कंट्रोल रहेगा। एक अच्छा कंट्रोल हम यात्रा के बाद उसको प्रायोरिटी पे लेके
किया जाएगा। सर, एक बड़ी चुनौती रुद्रप्रयाग जनपद में अक्सर देखने को मिलती है साइबर क्राइम को लेकर के, क्योंकि देश विदेशों के तीर्थयात्री यहाँ पे आते हैं। कई बार उनके साथ चाहे हेली टिकटिंग का हो या फिर पंजीकरण के नाम पे हो, फ्रॉड हो जाते हैं। उसको लेकर के क्या रणनीति रहे? साइबर फ्रॉड सिर्फ इस जनपद की नहीं, पूरी देश की और दुनिया की एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है। और हमारे यहाँ एक बहुत कॉमन साइबर फ्रॉड होता है, वो हेलीकॉप्टर टिकट्स को रहता है। तो पहले भी बहुत अच्छे एफर्ट्स में हुआ है, नई वेबसाइट ढूंढ के उसको टेक डाउन करना वगैरह, वो प्रयास हमारे कंटिन्यू रहेंगे। मेरा एक उसमें ये रहेगा कि मैक्सिमम एफआईआर रजिस्ट्रेशन यहाँ हो। अगर यहाँ हम ना भी करें, घटनास्थल अगर कहीं का हो, तो यहाँ पे चूंकि नए लॉ में बहुत क्लियर प्रावधान है, आप 0 एफआईआर करके आप उनको भेज सकते हैं। दूसरा एक हमारे हाथ में चीज है, जो लोकल ठग जो बोल सकते हैं हम लोग, कि जो यहाँ आजकल क्लिपिंग्स आ रही है, जो उनके आवाजों से, लैंग्वेज से लग रहा है कि वो लोकल व्यक्ति है, जो हमारे तरह के शब्द और गढ़वाली शब्द या वो बात कर रहा है। तो लोकल जो है उनको तो हम 100% ट्रैक करेंगे, इतना तो मेरा पूरा भरोसा है। और हमने उसमें लगभग 2-3 केसेस जो मेरे आने के बाद मुझे रिपोर्ट हुए, हमने उसमें कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वो हमारा, क्योंकि वो तो और नुकसानदायक है जब आपको कोई हरिद्वार में या ऋषिकेश में या रुद्रप्रयाग में फिजिकली मिल रहा है और वहां प्रॉमिस करके ले रहा है, तो ये तो हमारे अपने हाथ की चीज है। इसमें तो हम पूरा 100% टारगेट रखेंगे। बाकी साइबर केसेस में, मैक्सिमम केसेस में हम रजिस्ट्रेशन करेंगे जितना जल्दी। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी सबको सूचित करना चाहूंगा कि केदारनाथ हेलीकॉप्टर यात्रा है, ये सिर्फ IRCTC से बुक होती है। किसी भी प्लेटफॉर्म से इसको आप इसमें खुद को बचाइए। इसमें सिर्फ IRCTC की वेबसाइट, जो रेलवे के टिकट बुकिंग है, उसी से इसकी टिकट होती है। और अगर आपके पास ऐसा कोई केस आता भी है, तो आप अगर उसमें ट्रैप भी नहीं हो रहा हो, फिर जरूर सूचित करें हमें। उसके लिए 1930 हेल्पलाइन भी है हमारी। तो ये बहुत अच्छा होगा। और जो भी लोकल ठग हो गए, उनको किसी भी प्रकार का साथ ना दीजिए। अगर आप यहाँ यात्री अगर केदारनाथ में भी पहुंच रहे हैं, सोनप्रयाग में पहुंच रहे हैं, यहाँ किसी भी तरीके का टिकट आपको मैनेज करके फिजिकली नहीं मिल सकता है, तो इन सब में ना फंसिए। यही मेरा संदेश आपकी तरफ से है। हमसे बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी जनपद से जुड़ी तमाम जानकारियों में आपको हम साझा करते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।